वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर के सैन्य विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। और आपका लिखित टाइप का मॉडल पेपर होगा, मतलब कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न इस मॉडल पेपर में मैं सॉल्व करवाने का प्रयास करूँगा। आपको सैन्य विज्ञान जब आप बीए फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं, स्ट्रेटेजिक जो एक प्रकार से मेथड होता है आपका, खास करके स्ट्रेटेजिक थॉट पढ़ना होता है, आपको सामरिक विचार के बारे में जानना होता है जब आप बीए चतुर्थ सेमेस्टर में होते हैं और सैन्य विज्ञान आप पढ़ रहे होते हैं। आपको बता दूं कि सैन्य विज्ञान में स्ट्रेटेजिक थॉट का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है और इसी श्रृंखला में आपको बीए फोर्थ सेमेस्टर में इसको पढ़ना पड़ता है। तो उसी का लिखित मॉडल पेपर आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसको लेकर के, तो मैंने सोचा कि जल्द ही मैं करवा दूंगा। इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट का मैं करवाने का प्रयास करूँगा। तो आप सभी लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ठीक है। आइए हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। अगर आपका ये है सिलेबस, मतलब सब्जेक्ट है, तो भी आप लाइक वगैरह कर दिया करें। अगर नहीं है तो भी आप आकर के लाइक कर दें, क्योंकि इससे क्या होता है, मोटिवेट होता हूं मैं। और आपके जो सब्जेक्ट होते हैं, जब आप कमेंट करते हो कि सर जी इस सब्जेक्ट का वीडियो बनाइए, तो मैं उस सब्जेक्ट पर, आपके सब्जेक्ट पर फोकस करने का एक प्रकार से पूर्णतः प्रयास करता हूँ। चले अब हम जानने का प्रयास करते हैं बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर सैन्य विज्ञान में सामरिक विचार के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय टाइप का ये मॉडल पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग जो है खंड आ के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जहाँ से आपको सभी प्रश्न करने होते हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होता है, ठीक है। आपको बता दूं कि ये अति लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न होते हैं जो खंड आ में आपसे पूछे जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौटिल्य ने सेना के अश्वों को कितने प्रकार के प्रशिक्षण के विषय में बताया है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, कौटिल्य महोदय जो है ना केवल प्रशासनिक मामलों में एक प्रकार से अपने योगदान देते हैं, बल्कि इकोनॉमी के क्षेत्र में भी अपने योगदान को दिया। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं को एक प्रकार से अपने में संजोए हुए मिलिट्री साइंस तक उनकी एक प्रकार से पकड़ रही है, ठीक है। तो सैन्य विज्ञान या मिलिट्री साइंस में एक प्रकार से बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं कौटिल्य। और कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्धों का उल्लेख किया है। इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, और कौटिल्य महोदय का नाम विष्णुगुप्त भी था, ठीक है। कौटिल्य का नाम चाणक्य भी है। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। और कौटिल्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को एक प्रकार से राजा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो रही है वो चाणक्य की रही है, ठीक है। अब हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। कौटिल्य ने सेना के अश्व यानी घोड़े जो होते हैं उनको कितने प्रकार से प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग देने की बात कही है, या कितने विषय में बताया है। तो कौटिल्य महोदय ने घोड़ों को प्रशिक्षण के विषय में 5 एक प्रकार से तरीके बताए हैं। 5 प्रकार के प्रशिक्षण के बारे में बताया है। पहला प्रकार उन्होंने बताया, कौटिल्य महोदय ने पहला प्रकार क्या बताया, पहला बताया बलगन। बलगन मतलब क्या होता है, बलगन में क्या होता है कि गोलाकार चाल चलने का प्रशिक्षण घोड़े को दिया जाता है। बलगन मतलब क्या होता है, समझ रहे हैं, एक ऐसे गोलाई होती है और उसी गोलाई में घोड़े को एक प्रकार से ऐसे ऐसे चलाने का ट्रेनिंग। तो पहली ट्रेनिंग ये हो गई। दूसरी ट्रेनिंग जो होती है घोड़े को, वो निम्न गर्त एक प्रकार से टाइप की ट्रेनिंग होती है। निम्न गर्त, निम्न गर्त वाली जो ट्रेनिंग होती है, इसमें सिर के कानों की सीध में रखते हुए धीमी गति से चलना घोड़े को सिखाया जाता है। सिर जो है उस सिर के कानों की सीध में, मतलब जैसे कि एकदम से सीधा चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। तीसरा जो है उसको लांघना सिखाया जाता है। लांघना मतलब समझ रहे हैं, जैसे फांदने की क्रिया जो होती, कोई गड्ढा वगैरह आ गया युद्ध मैदान में तो छलांग लगाने की ट्रेनिंग, ठीक है। चौथी ट्रेनिंग जो घोड़ों को दी जाती थी वो धारण। धारण मतलब होता सरपट चाल से दौड़ना, मतलब खूब तीव्र गति से एकदम से दौड़ना, वो सिखाया जाता था। पांचवा जो सिखाया जाता था उसको बोलते हैं नारोस्ट। नारोस्ट की अगर बात की जाए तो संकेत पाते ही चल पड़ना या दौड़ पड़ना, उसको कहते हैं नारोट्र। और नारोट्र की अगर बात की जाए तो आपको पता होगा, एक घोड़ा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। घोड़े में एक घोड़ा बहुत फेमस है पूरे के पूरे इतिहास में, चेतक जिसका नाम था, ठीक है, यानी कि महाराणा प्रताप का घोड़ा। तो महाराणा प्रताप के घोड़े को क्या कहते थे, एक प्रकार से सारी ट्रेनिंग मिली हुई थी उसको। आपको बता दूं, जैसे जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, तो एक प्रकार से नारोस्ट वाली क्रिया जो थी कि संकेत पाते ही तुरंत चल देता था, तुरंत जो है दौड़ पड़ता था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ट्रेनिंग घोड़े को मिली हुई थी राणा प्रताप के। तो अच्छा, कौटिल्य ने इन्हीं 5 प्रकार के प्रशिक्षण के बारे में बताया कि भाई घोड़ों को इतने 5 प्रकार से सिखाना चाहिए, तब वो युद्ध के मैदान में अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे।
अगला प्रश्न आप देखिएगा, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विजय प्राप्त करने के संबंध में संतजु ने किन सूत्रों की चर्चा करी है। संतजु की अगर बात की जाए तो संतजु जो है विद्वान है, जैसे कौटिल्य विद्वान है वैसे संतजु भी एक व्यक्ति ही हैं, विद्वान है। उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मतलब कि जो एक प्रकार से मिलिट्री साइंस है उसमें कई योगदान दिए हैं। तो उन्होंने विजय प्राप्त करने के संबंध में कुछ सूत्रों के बारे में चर्चा करी है, उन्हीं सूत्रों के बारे में आपसे पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के विजय प्राप्त करने के संबंध में संतजु ने 5 सूत्र बताए हैं। कौन कौन से सूत्र बताए हैं? पहला सूत्र जो है विजय प्राप्त करने के संबंध में संतजु ने कहा कि वही जीतते हैं जो इस भेद को जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं लड़ना है। ये जिस राजा को पता है कि भाई हमको कब युद्ध करना चाहिए और कब हमको युद्ध नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान जिस राजा को हो गया, जिस शासक को हो गया, वह हमेशा युद्ध जीतता है। ठीक है, तो ये उसको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि भाई हमको युद्ध लड़ना है किस सिचुएशन में, मतलब मैं उस सिचुएशन में हूँ कि युद्ध में लड़ सकता हूँ या नहीं लड़ सकता हूँ। तो ये डिफ़ाइन करना सबसे पहली बात, ये संतजु ने बताया कि अगर विजय प्राप्त करना सबसे पहले ये जानो कि भाई हमको लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा गला ख़राब है तो इससे जो है खांसी वगैरह बीच बीच में आ जाएगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, पहले से ही बोल दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई आड़ ना लगे कि सर जी खांस रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। तो निकल जाता है, तो मैं मजबूरी में मैं नहीं चाहता हूँ कि निकले, लेकिन अब वो प्राकृतिक चीज़ें हैं कि भाई वो ऑटोमेटिकली है, उसमें मेरा कोई बस नहीं चलता। ठीक है, तो चलें। तो दूसरी बात जो संतजु कहता है विजय प्राप्त करने के संबंध में, वो कहता है कि दूसरी बात, जिस सेना का मनोबल शुरू से अंत तक ऊंचा रहता है वो पराजय को विजय में बदल देते हैं। मतलब कि आपने बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें आप देखिएगा सेना का मनोबल बीच में टूटता है, लेकिन तुरंत बाहुबली आकर के सेना का मनोबल बढ़ा देता है और बाहुबली युद्ध जीत जाता है। तो ये एक प्रकार से सेना में एक प्रकार से उनका जो मेंटल लेवल है वो हाई होना चाहिए, मतलब बढ़ा हुआ होना चाहिए कि मैं युद्ध जीत सकता हूँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात जो विजय प्राप्त करने के संबंध में संतजु कहता है, वो कहता है कि जो युद्ध के लिए सदा तैयार रहता है वही जीतता है और शत्रु की असावधानी से पूरा लाभ उठाना चाहिए कि शत्रु थोड़ा सा भी अगर सावधानी उसकी हटे शत्रु की तो तुरंत उसका लाभ उठा ले। ठीक है, युद्ध में हमेशा आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए कि किसी भी तरफ से भाला और तीरें आ सकती हैं। चौथी बात संतजु कहता है कि जो स्वयं क्षमता या जो स्वयं सैन्य क्षमता तथा प्रतिभा से संपन्न है और जिसके कार्यों में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है वह विजय की ओर बढ़ जाता है। मतलब कि राजा को भी सैनिक कुशलता में दक्ष होना चाहिए, प्रतिभा संपन्न होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए और कोई राजनीतिक बाधा नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। पांचवी बात कहता संतजु विजय प्राप्त करने के लिए कि जो सेनापति उच्च तथा निम्न दोनों स्तर के सैन्य संगठनों पर नियंत्रण रख सकते हैं या रखना जानते हैं उसकी जीत एक प्रकार से हमेशा होती है। तो सेनापति भी ऐसा हो कि वो कम सेना में भी और ज़्यादा सेना में भी दोनों में एक प्रकार से उचित भूमिका निभा पाए और दोनों में एक प्रकार से सैन्य संगठनों पर नियंत्रण रख सके, चाहे वो उच्च सेना हो चाहे निम्न सेना हो, किसी प्रकार की सेना पर नियंत्रण रखना उसको आता हो। तो जो 5 ये चीज़ें जानता होगा शासन राजा, जिस राजा के पास ये 5 क्वालिटियाँ होंगी या उनके सेनापतियों के पास या उनके राज्य में इतनी क्वालिटियाँ होंगी, वो हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, क्लासबिट्ज़ के स्ट्रैटेजिक विचारों को बताइए। तो क्लासबिट्ज़ की बात की तो ये भी एक प्रकार से ये भी विद्वान ही है क्लासबिट्ज़। तो इन्होंने कहा कि स्ट्रैटेजिक विचारों के बारे में, सामरिक विचारों के बारे में या एक प्रकार से स्ट्रैटेजिक थॉट के बारे में बताते हुए इन्होंने कहा क्लासबिट्ज़ ने, पहली बात क्लासबिट्ज़ कहते हैं कि साधारणतया सदैव और विशेष रूप से निर्णायक स्थल पर शक्ति का बने रहना ही सबसे ऊंची स्ट्रैटेजी है, मतलब स्ट्रैटेजी है। सबसे पहली बात ये बताते हैं कि भाई आपके पास पावर होनी चाहिए, शक्तिशाली अगर आप हैं, पावर अगर आपके पास है तो आपके पास सबसे बड़ी रणनीति है। दूसरी बात क्लासबिट्ज़ कहता है कि शत्रु की सैन्य शक्ति को नष्ट करके विजय प्राप्त करना जरूरी है। शत्रु की जो सैन्य शक्ति अगर उसको आप नष्ट कर देंगे और उसको नष्ट करके आप विजय जो प्राप्त कर लेंगे, तो ये दूसरी बात बताता है। तीसरा जो विचार बताता है रणनीतिक विचार, वो ये है कि शत्रु के भौतिक साधनों पर अधिकार कर लेना चाहिए। जो उसके भौतिक साधन, मान लेते युद्ध आपने जीत लिया तो उसके भौतिक साधनों पर आपको अधिकार कर लेना है, जो सुख सुविधाएं हैं उस पर।
चौथी बात, अपने पक्ष में जनता के विचारों को तैयार करने का प्रयास करना चाहिए हमेशा एक शासक को। पाँचवीं बात, क्योंकि अगर जनता आपके साथ है तो आपका मनोबल भी बढ़ा रहेगा और आप किसी भी युद्ध को जीत सकते हैं। जैसे बाहुबली आप देखते हैं, जनता बाहुबली के साथ है, भल्लाल के साथ तो है, जनता नहीं है, ठीक है। तो कोई भी युद्ध जीत करके भी हार जाता है, लेकिन बाहुबली हारा हुआ युद्ध भी जीत लेता है, जनता चूँकि उसके साथ है, ठीक है। पांचवा, क्लासबिट रणनीति ये बताता है कि युद्ध में दोनों प्रकार के कार्य, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के कार्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से क्लासबिट्स के कुछ स्ट्रैटेजिक विचार हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप देखिएगा। चौथा प्रश्न है, माओ त्से तुंग ने गुरिल्ला युद्ध संक्रिया में कितने सिद्धांत बताए हैं? या माओ त्से तुंग ने या माओ ने गुरिल्ला युद्ध संक्रिया के या गुरिल्ला वेलफेयर जो होता है उसके कौन कौन से सिद्धांत बताए हैं? तो कुल मिलाकर के 5 सिद्धांत बताया है माओ त्से तुंग ने गुरिल्ला युद्ध के। पहला सिद्धांत, माओ त्से तुंग कहता है कि एक ठोस बहुमत प्रणाली का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहली बात, मतलब आपके पक्ष में जनता हो, एक बहुमत का एक प्रकार से समूह या संगठन आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, प्रथम श्रेणी के दल का संगठन होना चाहिए, मतलब कि वो अव्वल क्वालिटी के हों, उसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात, लाल सेना में योग्य, कुशल, जुझारू तथा आगे बढ़ने वाले सैनिकों को बड़ी संख्या में भर्ती करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसे भी कुछ सेना का भी बंटवारा होना चाहिए, इसमें लाल सेना जो है उसको योग्य होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, जुझारू और आगे बढ़ने वाले सैनिकों होने चाहिए। चौथी बात, सैनिक कार्रवाई हेतु उपयुक्त प्रदेश या भूप्रदेश का चयन करना चाहिए, ताकि आप छिप करके जिस प्रदेश से वार कर रहे हैं उस स्थान का भी आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और वहाँ पर आप जो है उस भूभाग के बारे में एक एक चप्पा चप्पा जानते हो। जब कभी वहाँ पर एक प्रकार शत्रु आएगा तो आप बड़े अच्छे तरीके से आप छुप करके वार कर पाएंगे। तो ये गुरिल्ला युद्ध होता है बंदरों की तरह कूद कूद करके, कि मतलब पहाड़ी पर छुपे रहते थे। आपको तानाजी मूवी देखे होंगे तो उसमें गुरिल्ला युद्ध शिवाजी वगैरह के सैनिक जो होते थे करते थे बहुत ज़्यादा। पांचवा जो इन्होंने बताया, माओ त्से तुंग ने कहा कि आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, कि पैसे रुपए भी अगर अपने पास हैं तो किसी से दूसरे से मदद नहीं लेनी पड़ेगी और हम अपने में अपना जो एक प्रकार से विचार होगा या रणनीति होगी उसको हम आगे चला पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पैदल सेना की कोई 3 कमियाँ बताइए। पैदल सेना की कोई 3 कमियाँ बताइए भैया। तो पैदल सेना की कमियों के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो कई कमियां, जैसे कि पहली कमी पैदल सेना की ये होती है कि पैदल सेना जो होती है वो धीमी चाल से अग्रगामी होती है, मतलब धीमी चाल से जो है आगे बढ़ती है। अग्रगामी मतलब कि धीमी चाल से आगे बढ़ती है और वायु सेना के समान कार्य करने में असमर्थ होती है। जिस प्रकार से जो लड़ाकू विमान होते हैं वो तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं और एक प्रकार से वायु में से वार करना भी आसान होता है, तो पैदल सेना जो होती है उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो पहला कमी। दूसरी कमी पैदल सेना की ये होती है कि पैदल सेना जो होती है वो अधिक भार लेकर के आगे बढ़ नहीं सकती है, उसमें असमर्थ होती है। तीसरी बात है, पैदल सेना की धीमी गति तथा कम समय में सामान ले जाने के कारण से कार्य क्षेत्र छोटा हो जाता है और एक प्रकार से समय से काम हो नहीं पाता है। तो ऐसे में एक प्रकार से पैदल सेना की ये सारी क्या हैं, ये पैदल सेना की एक प्रकार से कमियां हैं। अच्छा, पैदल सेना की विशेषता भी कई सारी होती है, क्योंकि पैदल सेना जो होती है घने जंगलों में, मरुस्थल में, झाड़ झंकाड़ में निश्चिंत होकर चली जाती है, ये इसका फ़ायदा होता है। इसके अलावा पैदल सेना भूमि पर अधिकतर मतलब अधिकार करने के लिए आगे बढ़ती है और जीते हुए प्रदेश पर अधिकार करती है, ये भी एक विशेषता है पैदल सेना की। एक और विशेषता पैदल सेना की ये है कि पैदल सेना जो होती है शत्रु द्वारा उगलने वाली फायर संक्रिया से बच करके आगे बढ़ती जाती है। चौथी बात यह है कि पैदल सेना में गतिशीलता तथा फायर करने की शक्ति भी होती है। तो पैदल सेना के जहाँ एक तरफ कई कमियां भी हैं, उसके अलावा कई सारे लाभ भी हैं। अगर लाभ ना होते तो पैदल सेना का रखने का कोई मतलब नहीं होता, तो इसीलिए रखा गया है, चूँकि उसके लाभ भी हैं, लाभ ज़्यादा हैं, हानियाँ कम हैं, ठीक है। अपेक्षा अगर तुलना करेंगे तो लाभ उसका कमी जरूर नज़र आएगी किसी से तुलना से। आप वायु सेना से तुलना करेंगे तो थोड़ा सा ज़रूर आपको कमी महसूस होगी, लेकिन उतनी ज़्यादा कमियाँ भी नहीं जितना एक प्रकार से आपको मतलब कि शुरुआत में आप लोगों ने समझा होगा। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न आप देखने का प्रयास करेंगे, टैंक की 3 विशेषताएं बताइए। टैंक की 3 विशेषता कौन कौन सी होती है भाई? तो देखिए, पहली विशेषता टैंक की होती है कि टैंक जो होते हैं वो कवच युक्त होते हैं, मतलब कि वो कवच धारण किए होते हैं, उन पर दूसरा वार एक प्रकार से निष्फल हो जाता है, पहली बात। और उस पर होने वाले प्रहार असफल हो जाते हैं। कवच युक्त टैंकों में फायर शक्ति, गति और बचाव तीनों शक्तियाँ होती हैं और इस दृष्टि से ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरी बात, टैंक की दूसरी विशेषता ये है कि टैंकों में जंजीरें चढ़ी होती हैं
और वो खाइयों, नालों, सुरंगों और सभी प्रकार की छोटी मोटी बाधाओं को पार करने की क्षमता रखते हैं टैंक। तो ये भी एक विशेषता है टैंक की। तीसरी विशेषता टैंक की ये होती है कि टैंकों में तोपों के द्वारा वायुयानों तक जो है, अगर बम आपको फेंकना है टैंकों के माध्यम से, तो आप कोई वायुयान है तो उस पर, या कोई एक प्रकार से वायुयानों को गिराना है, मान लेते कोई ऊपर से आ रहा है, हेलीकॉप्टर से फायर कर रहा है, तो उसको भी आप गिरा सकते हैं और गिराना सरल भी होता है टैंकों के माध्यम से। कुल मिलाकर के टैंक जो होते हैं वो लगातार साधनों के प्रयोग से या अनवरत साधनों के प्रयोग में कार्यरत रहते हैं, लगातार एक प्रकार से फायरिंग कर सकते हैं। इस दृष्टि से टैंक जो होते हैं इनकी विशेषता है। 7वां प्रश्न आप देखिएगा, एडमिरल अल्फ्रेड थियर महान का परिचय दीजिए। एडमिरल थियर महान के बारे में अगर बताएं आपको, तो एडमिरल थियर महान, एडमिरल अल्फ्रेड थियर महान, शॉर्ट फॉर्म में इनको केवल महान कहा जाता है, ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या है, मतलब कि अल्फ्रेड, एडमिरल अल्फ्रेड थियर महान, इनका एक प्रकार से शॉर्ट नाम है महान। तो इनका परिचय दीजिए प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ये अमेरिकी सैन्य विचारक हैं एडमिरल अल्फ्रेड थियर महान, और ख़ास करके डेनिस हार्ट महान के पुत्र थे ये। ख़ास करके जो इनके पिताजी जो थे वो वेस्ट पॉइंट में अमेरिका की सैन्य अकादमी में प्रोफेसर थे। डेनिस हार्ट महान ने युद्ध कला और सैन्य इंजीनियरिंग से संबंधित अनेक पुस्तकों को प्रतिपादन भी किया है, मतलब कई पुस्तकें भी इनके पिताजी ने लिखी है, जिसके फलस्वरूप अल्फ्रेड थियर महान को जन्म से ही सैनिक और बौद्धिक वातावरण मिला। चूँकि इनके पिताजी एक प्रकार से पहले से ही अमेरिका सेना में थे या प्रोफेसर थे सैन्य अकादमी के, तो इसीलिए उन्होंने कई किताबें लिखी। तो जो थियर महान थे यानी एडमिरल अल्फ्रेड थियर महान, तो थियर महान को एक प्रकार से बचपन से वो सारी चीज़ें मिली, उनको ऐसा सैनिक और बौद्धिक वातावरण मिला। और थियर महान ने सर्वप्रथम नौ सैनिक अकादमी एन्नापोलिस में 1859 ईस्वी में उपाधि प्राप्त करी। फिर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के कार्यकाल में जो गृह युद्ध हुआ था उसमें, उसके समय में थियर महान को संघीय नौसेना में कार्य करने का अवसर भी मिला था। फिर कुछ दिनों के बाद में 1867 ईस्वी में उनको 2 वर्षों के लिए प्रशांत महासागर का विधिवत अध्ययन करने के लिए भेजा गया था, जिसके कारण से उन्हें नौसैनिक इतिहास के प्रति उनको रुचि उत्पन्न हो जाती है। और 1872 ईस्वी में ये दोबारा से दक्षिणी अटलांटिक महासागर के 3 वर्षीय सक्रिय भ्रमण पर निकल जाते हैं। और 1878 ईस्वी में क्या होता है कि संयुक्त राज्य में नौसैनिक संस्थान के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में महान ने अपना प्रथम शोध प्रबंध अधिकारियों तथा सैनिकों के लिए नौसैनिक शिक्षण प्रस्तुत करता है ये। और ख़ास करके आप देखते हैं जिस पर संस्थान के द्वारा तृतीय पुरस्कार भी इनको मिला। 1833 ईस्वी में इनकी पहली पुस्तक द गोल्फ एंड इनलैंड वाटर्स, इनकी एक पुस्तक है। कौन सी पुस्तक है, द गल्फ एंड इनलैंड वाटर्स, ये पहली पुस्तक इनकी प्रकाशित होती है। फिर उसके बाद में ख़ास करके इसी काल में इसने पनामा नहर की योजना पर गंभीर अध्ययन किया और उसके प्रभाव को समझने का प्रयास किया। थियर महान की कार्य पद्धति को देखते हुए एडमिरल स्टीफेंस ने जो है ग्रेट द्वीप के न्यूपोर्ट में स्थापित अमेरिकी नौसैनिक युद्धशाला जिसके वे अध्यक्ष थे, 1884 ईस्वी में महान को इस युद्धशाला में नौसैनिक इतिहास तथा सामरिकी के प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से तभी से अल्फ्रेड महान की कीर्ति चारों तरफ फैलती गई और दिसंबर 1914 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर भी मृत्यु के साथ साथ इनकी कई पुस्तकें जो कि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ठीक है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। ये खास करके जो नौसैनिकता है, मतलब कि जो जल में रहने वाली सेना है, उसको लेकर के इनके विचार हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 8वां प्रश्न है, सिग्नल कोर के कार्य बताइए। सिग्नल कोर का क्या कार्य होता है। तो सिग्नल कोर की बात की जाए तो सिग्नल कोर जो होता है वो सेना की भिन्न भिन्न टुकड़ियों में तालमेल बनाए रखने का काम करती है और उन पर नियंत्रण भी रखती है। हवाई मदद के लिए संवाद भेजना भी खास करके सिग्नल कोर का ही काम होता है। थल में, जल में, वायु में, इन सभी सेना के कमांडर जो होते हैं उनको सहायता के लिए संपर्क स्थापित करना जो होता है वो सिग्नल कोर विभाग का ही काम होता है, ठीक है। तो पहला। दूसरा काम सिग्नल कोर जो होता है शत्रुओं के संकेत संचार में बाधा डाल करके उनकी गतिविधि का पता लगाती है कि भाई शत्रु क्या करना चाह रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो है सिग्नल कोर जो होता है प्रतिकार समाचार यानी जो काउंटर इंटेलिजेंस होता है उसके द्वारा सांकेतिक विभाग शत्रु की अवरोध व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास करता है लगातार, और अपने वायरलेस सेटों के द्वारा शत्रु को धोखा देने की विधियां अपनाता रहता है। जैसे संचरण मार्गों को काटना हुआ,
शत्रु को चारों तरफ से घेरना हुआ या अपनी गतिविधि को बदल डालना हुआ, कई प्रकार की चीज़ों का काम जो मतलब कई प्रकार के ऐसे काम जो होता है वो सिग्नल कोर के द्वारा किया जाता है। तो सिग्नल कोर के ये सारे काम होते हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है वायु शक्ति का सिद्धांत क्या है, बताएं। वायु शक्ति का सिद्धांत, वायु शक्ति के सिद्धांत की अगर बात की जाए तो वायु शक्ति का जो सिद्धांत है वो कई विद्वानों ने दिया, जैसे मिचेल ने दिया है, सेवर्स्की भी एक प्रकार से वायु शक्ति से रिलेटेड रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वायु शक्ति का जो सिद्धांत है वो डूहेट महोदय ने एक प्रकार से युद्ध के विस्तार को एक नया रूप देने के लिए वायुसेना की ओर विशेष ध्यान दिया। और ये डूहेट महोदय जो थे ये इटली के थे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो डूहेट महोदय ने वायु शक्ति का सिद्धांत दिया। 1909 ईस्वी में उन्होंने कहा डूहेट महोदय ने कि वायु शक्ति असीमित होती है और इसीलिए इसका विकास तीव्र गति से किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ उन्होंने महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजी पर इसका जो है मतलब अपने विचार भी दिए, बताया कि भाई इसके साथ मतलब कि कई प्रकार के विचार भी इन्होंने बताए। और इन्होंने कहा कि वायुयान एक अतुलनीय क्षमता वाला आक्रामक उपकरण है जिसके विरुद्ध और कोई दूसरा उपकरण कार्य नहीं कर सकता। उसने बमबारी द्वारा शत्रु के ठिकानों को नष्ट करने के विषय में बताया, जिससे शत्रु का मनोबल जल्दी नष्ट हो जाएगा और जब मनोबल नष्ट हो गया तो आधा एक प्रकार से विजय वैसे प्राप्त कर लिया जाता है और वो हथियार डाल देगा इसके बाद में। और इसके बारे में वायु का जो डूहेट सिद्धांत है, डूहेट थ्योरी ऑफ एरियल वेलफेयर, वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो डूहेट का जो वायु शक्ति सिद्धांत है उसकी कई सारी बातें, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश के आकाश पर अपना आधिपत्य जमाने के उपक्रम बड़ी तेज़ी के साथ करने चाहिए, ये कहता है। इसके अलावा ये और बताता है कि जो है वायुसेना का पहला उद्देश्य शत्रु के उद्योगों, जनसंख्या केंद्रों, इन सभी को लक्ष्य बना करके उनको नष्ट करना चाहिए। शत्रु की पूर्ति संख्या को छिन्न छिन्न करके उसके सदैव मतलब उसे सदैव के लिए नष्ट करना चाहिए। ये सब एक प्रकार से डूहेट महोदय बताते हैं वायु सिद्धांत में अपने। तो वायु शक्ति का सिद्धांत ये है। इसके अलावा और भी अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कौन सा है भाई, 10वां प्रश्न है भयादोहन की अवधारणा क्या है। भयादोहन क्या होता है भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भयादोहन की अवधारणा, भयादोहन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो भयादोहन क्या होता है आप सभी को पता होगा। भयादोहन जो है, जैसे कि शुरुआत से आप देखते हैं जो मनुष्य रहा है उसकी प्रवृत्ति शुरू से ही तानाशाह बनने की रही है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे पर अपना अधिकार करना चाहता है। वो चाहता है कि आप हमारी बातों को स्वीकार करें, आप हमारी बातों को मानें। ऐसा वो लगातार प्रयास करता है कि भाई किसी दूसरे को एक प्रकार से अपनी बात मनवाने के लिए एक प्रकार से लोग जतन करते हैं। और वह अपने मन से ही भय नहीं निकाल पाता है कि यदि मनुष्य के मन में भय और दंड की प्रवृत्ति निकल जाए तो वह संपूर्ण व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर सकता है। अगर वो चाहे कि एक प्रकार से लोग चाहते तो हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, लेकिन उनमें उनके मन में डर बना जरूर रहता है कि भाई अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये गलत काम है और इसके लिए मुझे दंड भी मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा यही दंड का जो भय होता है कि भाई अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, या अगर ऐसा ना हो सका तो इसके लिए हमको ये परिणाम भोगना पड़ेगा। तो यही भय होता है, यही जो डर होता है दंड का, यही भयादोहन कहलाता है। और यह समाज से प्रारंभ होकर के राष्ट्र राज्य में जा कर के समाप्त हो जाता है। और इसे हम प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी रूप में आपको भयादोहन देखने को ही मिल जाता है। और इसी से व्यवस्था के नियमों का पालन भी होता है। आप देखते होंगे कि जो भयादोहन का नियम है ये राष्ट्रों में शांति को बनाए रखता है, तो ये भयादोहन होता है। ठीक है, तो भयादोहन की अवधारणा कुछ इसी प्रकार से है, समझ रहे हैं। और आज के युग में आणविक शस्त्रों की बढ़ती हुई खतरनाक शक्ति के कारण से भयादोहन का अर्थ लगभग बदल सा गया है। क्योंकि आज बमबारी ना करके बड़े राष्ट्र जो होते हैं छोटे राष्ट्रों को परमाणु बमों तथा प्रक्षेपास्त्रों का भय दिखा करके अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं। और इस प्रकार जो बड़ी शक्तियां हैं अपनी प्रत्यक्ष शक्ति का प्रयोग ना करके पंजे दिखाती हैं और उसे अंतिम बार चेतावनी भी देती हैं कि यदि वह छोटा राष्ट्र उस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं देता है तो बड़ा राष्ट्र क्या करेगा, विद्युत गति से मतलब कि बिजली की गति से क्या करेगा, उस पर आक्रमण कर देगा और परमाणु हमला कर देगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन को कई बार चेतावनी दी और अंत में जो है सुंदर इराक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया, अब आप सभी लोग जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीज़ें आप देख ही रहे होंगे कि जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों पर एक प्रकार से अधिकार करने के लिए लगातार उनको डरा धमका करके अपना काम कर लेते कि भाई अभी देख रहे होंगे रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है,
लेकिन ये तो एक प्रकार से यूक्रेन को मदद मिल रही है ना अलग से, और रूस एक प्रकार से तो लड़ ही रहा है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो परमाणु संपन्न देश है वो चाहते हैं कि भाई वो एक प्रकार से थोड़ा सा, जैसे उत्तर कोरिया आप देख रहे हैं, नॉर्थ कोरिया वगैरह, मतलब कि कौन है तानाशाह, सन की तानाशाह के नाम से फेमस है, तो वही सब आप देख ही रहे होंगे। तो यही सब होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या दिया हो, केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं। खंडवा से 200 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। प्रश्न क्या है, देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा केंद्र का सैनिक महत्व बताइए। पहला प्रश्न है, 200 शब्दों में आपको लिखना है। पहला प्रश्न क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र का सैनिक महत्व बताइए। क्या है भाई, तो जनरली ऐसा समझा जाता है कि परमाणु विद्युत केंद्र, यानी जो परमाणु विद्युत केंद्र होता है, केवल विद्युत उत्पादन करता है, केवल बिजली बनाता है। जो परमाणु विद्युत केंद्र होता है केवल बिजली नहीं बनाता है, इसका सैनिक गतिविधियों से कोई संबंध एक प्रकार से नहीं होता, ऐसा लोगों को पता है। लेकिन वास्तव में एक प्रकार से सैनिक दृष्टिकोण से या सैन्य दृष्टिकोण से परमाणु विद्युत गृह जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और उसी महत्व को यहाँ पर समझना होगा। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र सैनिक दृष्टि से या सैन्य दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे पहली बात, देश में विद्युत उत्पादन की शक्ति में वृद्धि होने से औद्योगिक शक्ति में वृद्धि होती है, और इसका सेना के ऊपर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा। आपको बता दूं, जैसे विद्युत अगर रहेगी, बिजली ज़्यादा बनेगी, तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है सेना पर। ठीक है। दूसरी बात, परमाणु विद्युत गृहों में यूरेनियम के फूंकने के बाद पुनर्शोधित जो प्लांटों होती हैं, मतलब पुनर्शोधित जो प्लांट होते हैं, उन प्लांटों की सहायता से प्लूटोनियम जो एक प्रकार सबसे महत्वपूर्ण धातु होता है उसको प्राप्त किया जाता है। तो प्लूटोनियम प्राप्त करके एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सैन्य गतिविधियों के लिए। तीसरी बात ये होती कि परमाणु विद्युत बनाने वाले राष्ट्रों के पास बम बनाने की तकनीकी भी एकत्र हो जाती है, जिससे परमाणु बम बनाया जाता है। तो इसीलिए परमाणु विद्युत बनाने वाले जो राष्ट्र होते हैं वो परमाणु बम चूँकि बनाने में एक प्रकार से माहिर हो जाते हैं, इसीलिए परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र जो होता है, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो होता है, बहुत उपयोगी हो जाता है सैनिक दृष्टिकोण से। ठीक है। परमाणु शक्ति संपन्न देश यदि परमाणु बम बनाने का निर्णय ले लें तो यह 3-4 घंटों में ही परमाणु बम तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए मतलब कि इसके लिए आवश्यक जो मटेरियल होता है पहले से ही तैयार करके रखे जाते हैं परमाणु जो ऊर्जा केंद्र होता है, परमाणु विद्युत जो केंद्र होता है वहीं पर। ठीक है। परमाणु शक्ति के इसी प्रयोग के कारण से बड़े देश जो होते हैं छोटे देशों को शांतकालीन कार्यों के लिए परमाणु शक्ति का प्रयोग ना करने से रोकते रहते, कि परमाणु शक्ति का प्रयोग ना करें, लगातार रोकते रहते जो बड़े देश हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर छोटे देश भी ऐसा करेंगे तो भी एक दिन परमाणु संपन्न हो जाएंगे, परमाणु बम बना सकते हैं। ठीक है। तो फिर हमारा उल्लू सीधा नहीं हो पाएगा, इसलिए एक प्रकार से प्रभुत्व जमाने के लिए वो लोग ऐसा बताते रहते हैं। तो ये एक प्रकार से हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हम लोग देखिएगा, दूसरा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित संघर्ष के 2 सिद्धांत बताइए। गांधी जी के द्वारा प्रस्तावित 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं? देखें, पहला सिद्धांत जो संघर्ष का सिद्धांत है, गांधी जी ने कहा कि भाई कांग्रेस को बड़े नेताओं से निकाल करके आम जनता तक पहुँचाया जाना चाहिए, सबसे पहली बात। और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सत्याग्रह कार्यों से एक नई दिशा की नींव रखी कांग्रेस में। तो पहला काम किया इन्होंने। दूसरा संघर्ष जो इनका रहा है वो उन्होंने सरकारी नौकरियों, सरकारी पदों और सरकारी उपाधियों को त्यागने की प्रेरणा गांधी जी ने दी, और उन्होंने एक प्रकार से बड़े उत्तम ढंग से इसको दी। उन्होंने कहा गांधी जी ने कि जनता इसे नियम समझ ले कि ब्रिटिश सरकार के लिए किसी प्रकार की सेवा नहीं करनी है। ठीक है। तो एक नियम के तौर पर उन्होंने बताया कि भाई जनता समझ ले कि उनके लिए कोई सेवा नहीं करनी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस प्रकार से गांधी जी ने एक प्रकार से संघर्ष के कई सारे सिद्धांत हैं उनके, लेकिन ये 2 सिद्धांत जो है जो पूछा गया वो मैंने आपको बता दिया। आगे आपसे अगला प्रश्न बन सकता है, तीसरा प्रश्न आप देखिएगा। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, गांधी जी का जो एक प्रकार सत्याग्रही का गुण भी है, सत्याग्रही के गुणों के बारे में गांधी जी ने बताया। गांधी जी के प्रारंभिक संघर्षशील विषय रहा है उनके जीवन का। तो उनका प्रारंभिक संघर्षशील जीवन जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में सफल सत्याग्रह की ख्याति से प्राप्त हुआ। वही लोगों के जीवन में संघर्षशील विचारधारा लेकर के आए जो सत्य, अहिंसा और अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग पर आधारित थी, और उन्होंने ऐसे जीवन और राजनीति की उपयोगिता को दक्षिण अफ्रीका में सिद्ध करके दिखाया। गोखले तथा फिरोज शाह मेहता के पश्चात तिलक बीमार पड़ जाते हैं और भारत में राजनीतिक जो शून्य है
वो उसका नेतृत्व जो है कहीं मतलब राजनीति शून्य हो जाती है, ख़त्म हो जाती है एकदम से। लेकिन तब गांधी जी ने एक प्रकार से आकर के उसको उबारा और अहमदाबाद में साबरमती नामक स्थान पर अपना आश्रम बनाया। भारतीय राजनीति के संघर्षशील जीवन जो शुरू किया वो गांधी जी ने शुरू किया। तो इस प्रकार से गांधी का संघर्ष बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मिचेल का वायु सिद्धांत क्या है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो मिचेल के वायु सिद्धांत के बारे में क्या बताया जाए भाई। मिचेल का जो वायु सिद्धांत है उसकी अगर बात की जाए तो मिचेल कहता है कि वायुसेना में जो कुछ होता है अथवा जो कुछ किया जाना चाहिए, इस विषय पर मिचेल जो है एक प्रकार से काफ़ी विचार देते हैं और काफ़ी बातें बताते हैं। मिचेल का सिद्धांत खास करके ड्यूहेट के सिद्धांत के मतलब ड्यूहेट से सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है। और मिचेल लिखता है कि हवाई आक्रमण द्वारा शत्रु के औद्योगिक केंद्रों को नष्ट करना अनिवार्य है। और उसने इस बात को स्पष्ट किया कि शत्रु की आगे बढ़ रही सेना को लक्ष्य बना करके आक्रमण करना गलत है। आक्रमण पूर्ति रेखा, नगर उत्पादन और खास करके उद्योग के क्षेत्र में होना चाहिए। मतलब आप देखिए सेना वो आ रही, सेना पर आक्रमण मत करें, आप उनके उद्योग धंधों को नष्ट करें, आप उनसे उनका जहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं उनको नष्ट करें। जब आप इन सभी को नष्ट कर देंगे तो अपने आप वो एक प्रकार से घुटने टेक देगा। मिचेल ने छाताधारी सैनिकों के विषय में दुनिया को बताया। मिचेल के विचारों से प्रभावित होकर के अनेक देशों ने अपनी हवाई रक्षा तथा व्यवस्था के लिए छाताधारी सैनिकों का प्रयोग किया। और उसने बताया मिचेल ने कि यदि शत्रु देश में छाताधारी सैनिकों को उतार दिया जाए तो शत्रु को विवश होकर के काफ़ी क्षति उठानी पड़ सकती है और शत्रु की आक्रामक क्षमता को नष्ट करने तथा उसे अस्त व्यस्त करने में छाताधारी सैनिकों यानी कि जो पैरा ट्रूप्स होते हैं उनका बहुत हाथ होता है। लेकिन मिचेल के इस विचार को हम पूर्णतः न्यायकारी नहीं मान सकते। उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध में इसमें सफलता नहीं मिली थी, छाताधारी सैनिकों को सफलता नहीं मिली थी और इसीलिए आधुनिक युद्ध में केवल वायुसेना को महत्वपूर्ण हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये मिचेल का जो वायु शक्ति सिद्धांत है उसने एक प्रकार से इस प्रकार की चीज़ें बताई। अगला जो विद्वान है सेवरस्की की अगर बात की जाए तो इसके क्या कार्य हैं भाई। तो सेवरस्की के कार्यों की अगर बात की जाए तो इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर पीडी सेवरस्की। ये भी वायु शक्ति से मेल खाने वाले सिद्धांत का एक विचारक था और वायु शक्ति से ही रिलेटेड विचारक कह सकते हैं। और इसने 1950 ईस्वी में अनुजीवन समाधान वायु शक्ति, अमेरिका अवांछनीय बेमौत मृत्यु, ये कई पुस्तकें लिखी और पुस्तकें लिख करके इसने प्रकाशित करवाई। और इन पुस्तकों का अध्ययन करके उसके विचारों को व्यक्त किया गया है। और उसने अपने प्रसिद्ध सिद्धांत के द्वारा यह बताया कि हवाई प्रभुता और उसने विश्व नियंत्रण स्थापित करने की संभावना असंभावी है, ऐसा बताया। वह अपने विचार उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित करके शिरोबिंद समुद्री प्रक्षेप पर चित्रित विश्व मानचित्र के माध्यम को दर्शाने का प्रयास करता था। और इस मानचित्र में पुरानी तथा नई दुनिया को उत्तरी ध्रुव दो भागों में बांट देता है वो, और पश्चिमी गोलार्ध ध्रुव के दक्षिण में स्थित है और यूरेशिया तथा अफ्रीका की स्थिति उत्तर में है। और इसमें अमेरिका तथा रूस के वायु प्रभुत्व क्षेत्रों को दर्शाया गया है। जो इसकी पुस्तक उसमें जो चित्र मिला है, मानचित्र जो मिला है, संसाधन तथा उत्पादन क्षेत्रों की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका की वायु शक्ति दक्षिणी अमेरिका है। और इस दृष्टि से वायु शक्ति को बढ़ाने के लिए ऐसे स्थानों का चुनाव करना चाहिए जो निर्णायक स्थल हों। सेवरस्की ने रूस, अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन की वायु शक्ति का आकलन किया और यह बताया कि समग्र युद्ध में श्रेष्ठतम वायु शक्ति होनी चाहिए और जिससे शत्रु की सेना को नष्ट किया जा सके। और इस दृष्टि से आप देखिएगा तो सेवरस्की ने राष्ट्रों को अमेरिकी वायु शक्ति जैसी नीति को अपनाने पर बल दिया। सेवरस्की का मानना था कि जो अमेरिका की जो वायु शक्ति है ऐसा जो है दूसरे देशों को भी अपनाना चाहिए। सेवरस्की ने कहा कि सागर पर अमेरिका ने खर्चीले नौसैनिक अड्डे बना रखे हैं और उनको ख़त्म कर देना चाहिए। उसमें क्या होगा, उसने अमेरिका की वायु शक्ति को सीमा तक श्रेष्ठ बनाने पर बल दिया जिस सीमा से शत्रु को काफ़ी दूर से ही नष्ट किया जा सके। और सेवरस्की का मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र की अपनी वायुसेना की प्रहारक शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए, मतलब कि नौसेना को कम कर देना चाहिए। जो नौसैनिक अड्डे अमेरिका में बनाए गए तमाम सारे, उनको कम कर देना चाहिए। वायु शक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अमेरिका की जो वायु शक्ति, चूँकि वायु के लिए वायु शक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अमेरिका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए, ये सारी चीज़ें बताता है सेवरस्की। तो ये इसके कार्य हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा सभी लोग। प्रश्न है 5वां कि महान का मतलब समझ रहे हैं ना, वही महान जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
ठीक है। महान मतलब क्या, जो है एडमिरल अल्फ्रेड थियर महान। तो महान के मुख्य स्ट्रैटेजी सिद्धांत बताइए। तो महान के मुख्य स्ट्रैटेजी सिद्धांत जो हैं कई प्रकार के हैं। जैसे पहला सिद्धांत इसका ये है कि महान कहता है कि समुद्री युद्ध में केंद्रीकृत मुख्य लड़ाकू शक्ति का आंतरिक संचार रेखाएं प्रदान करके शत्रु की सेनाओं पर प्रभावशाली ढंग से आक्रमण करना चाहिए। उचित रक्षात्मक कार्रवाई करने का सुअवसर प्रदान किया जाता है, मतलब किया जा सकता है इससे। दूसरी बात ये कहता है महान की जो है आंतरिक संचार रेखाएं आक्रमण के लिए छोटा मार्ग प्रदान करती हैं। तीसरी बात, स्थलीय स्थानों पर सीधे आक्रमण के समय गतिशील भारी तोपों की तरह कार्य करना चाहिए। तो कई प्रकार की चीज़ों के बारे में बताता है। इसके अलावा ये कहता है कि महान कहता है कि जो है शत्रु पर आर्थिक दबाव डालना चाहिए जिससे वह उन वस्तुओं का आयात ना करे या कर सके जो उसके नियंत्रण क्षेत्रों में काफ़ी सीमित मात्रा में मौजूद हैं। और भी बातें बताई, कहा कि तटीय सुरक्षा का कार्य स्थल सेना का होना चाहिए और नौसेना को सदैव स्ट्रेटेजिक आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके बाद में और भी बातें बताता है कि भाई दुर्बल नौसैनिक बेड़े के बारे में इसने कहा कि उसे अभेद दुर्गयुक्त बंदरगाह में क्रियाशील रह करके प्रतीक्षा करनी चाहिए जिससे शत्रु को उलझाया जा सके। ठीक है। और भी विचार ये देता है कि महान कहता है कि अपने नौसैनिक बड़े मतलब बेड़े को, जो नौसैनिक बेड़ा है जो पानी में चलने वाले जो बेड़े मतलब जहाज़ होते हैं जिस पर सैनिक होते हैं, उस बेड़े को विभाजित करके फैलाना दोषपूर्ण है, उसको केंद्रीकरण करना चाहिए। ये एक प्रकार से ये बताता है महान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न, पैदल सेना के सहयोगी तोपखाने की 3 विशेषताएं बताइए। तो जो है पैदल सेना के सहयोगी तोपखाने की 3 जो विशेषताएं हैं वो एक प्रकार से आपसे पूछी गई हैं। तोपखाने की जो विशेषताएं पैदल सेना के सहयोगी, देखिए पहली विशेषता तो ये है कि पैदल सेना की तोपखाना टुकड़ी तीव्र विध्वंसक अंग होती है और शत्रु के विमानों को धरती पर गिराने, टैंकों को तोड़ने तथा प्रतिरक्षात्मक दशाओं को सृजित करने तथा भेदने के लिए प्रयोग किया जाता है। पैदल सेना की तोपखाना टुकड़ी जो होती है मतलब आगे तीव्र गति से बढ़ेगी और एक प्रकार से इससे क्या होगा कि थोड़ा रक्षात्मक चीज़ें भी होंगी। दूसरी बात, जब पैदल सेना के अस्त्र अप्रभावी सिद्ध हो जाते हैं तो उस स्थान पर तोपखाना के द्वारा फायर की संक्रिया की जा सकती है, इससे फ़ायदा होगा। तीसरी बात जो है पैदल सेना के सहयोगी तोपखाने की जो विशेषता है वो ये है कि तोपखाने से गोला दूर फेंका जा सकता है क्योंकि इसका परास जो होता है काफ़ी अधिक होता है, काफ़ी दूरी तक आप इससे गोला फेंक सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि दूर से ही हम सैनिकों को मारना प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। चौथी बात कि तोपखाने में लचक के गुण पाए जाते हैं और यह लक्ष्यों पर तेज़ी से आक्रमण करने में सक्षम है। ठीक है। और इसी कारण से तोपखाने एक प्रकार से बड़े फेमस होते हैं पैदल सेना के साथ। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 7वां प्रश्न है, माओ ने क्रांतिकारी युद्ध के विषय में क्या विचार प्रकट किए हैं। तो माओ ने क्रांतिकारी युद्ध के विषय में कहा कि उसने कहा कि भाई युद्ध में आक्रमण की गतिविधि को स्वीकार किया और कहा कि क्रांतिकारी युद्ध एक छोटी सी शक्ति से शुरू होकर के एक बड़ी शक्ति में बदल जाता है और राजनीतिक शक्ति की अनुपस्थिति में राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने तथा लाल सेना की अनुपस्थिति में लाल सेना की उपस्थिति तक विकास की आक्रामक नीति कार्य करती रहनी चाहिए और क्रांतिकारी युद्ध के विकास हेतु रूढ़िवादी प्रवृत्तियों का विरोध करना चाहिए, परंतु प्रतिरक्षा का लक्ष्य आक्रमण करना, पीछे हटने की कार्रवाई का लक्ष्य आगे बढ़ना तथा घुमावदार मार्ग को अपना करके शत्रु को छकाते रहना, ये सब चाहिए, ऐसा माओ बताता है, माओ सेतुंग। तो ये क्रांतिकारी युद्ध के बारे में बताता है कि भाई क्रांतिकारी युद्ध जो होता है वो बड़े युद्ध का रूप धारण कर लेता है, तो इसीलिए क्रांतिकारी युद्ध जो है वो करना चाहिए, पक्ष में है उसके। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने सैन्य अभियान तथा व्यूह रचना के विषय में क्या बताया है। तो कौटिल्य ने जो है एक प्रकार से सैन्य अभियान और व्यूह रचना के संबंध में कहा कि सैन्य यात्रा का उपयुक्त समय मुहूर्त के हिसाब से तय करना चाहिए, मतलब कि कब लड़ना है हमको युद्ध या कब यात्रा करनी है, कब सेना को निकालना है घर से, सब मुहूर्त के हिसाब से होना चाहिए। और कौटिल्य ने कहा कि राजा को चैत्र मास में शत्रु के राज्य पर आक्रमण करना चाहिए। जब चैत्र माह में आप शत्रु के राज्य पर आक्रमण करेंगे, चैत बैसाख समझ रहे हैं, गर्मी का महीना एकदम से, जिन राज्यों में वन कम है या जहाँ पानी कम बरसता है वहाँ हेमंत ऋतु में आक्रमण करना चाहिए। जहाँ गर्मी ज़्यादा है, वहाँ गर्मी की ऋतु है, वहाँ पर बर्फीले प्रदेशों, जहाँ बर्फीले प्रदेश हैं, पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों तथा घने जंगलों से युक्त क्षेत्रों में आक्रमण किया जा सकता है। जब एक प्रकार से ऐसी चीज़ें हों तो कहीं ना कहीं पे
युद्ध अभियान से पूर्व युद्ध संबंधी सभी प्रकार की तैयारी कर लेनी चाहिए और विजय यात्रा के लिए शुभ लग्न मुहूर्त और एक प्रकार से और भी कई प्रकार की चीज़ों को एक प्रकार से अपना करके और इन सभी की चिंता पहले से नहीं करनी चाहिए कि एक प्रकार से क्या विजय होगा कि नहीं होगा। इन सभी के एक प्रकार से यात्रा या विजय की यात्रा के लिए शुभ लग्न मुहूर्त आदि की अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए और युद्ध में एक प्रकार से युद्ध के लिए सेना को तैयार करना चाहिए और ये देखें कि भाई हमारी विजय किस में है और उस दृष्टि से हमको एक प्रकार से सैनिक पर आक्रमण करना चाहिए। ये कौटिल्य से बताने का प्रयास करते हैं। ये बताते हैं कि भाई राजा को चैत्र मास में शत्रु के राज्य पर आक्रमण करना चाहिए, ये स्वीकार करते हैं, लेकिन जब ज़्यादा जो है ज़रूरी हो तब कभी भी हो सकता है, ये बात भी बताते हैं। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपको बताए। आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न केवल 2 प्रश्न करने हैं, खंडसा से 5 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर को आपको लिखना है, 2 ही प्रश्न करने हैं। देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। प्रथम विश्व युद्ध में महान सिद्धांत के मतलब जो महान सिद्धांत, महान समझ रहे हैं महान के बारे में, जो महान विद्वान मैंने आपको अभी भी बताया था महान के बारे में आप लोगों को पता होगा। महान के बारे में आप लोगों, महान का पूरा नाम जो है एडमिरल अल्फ्रेड थियर महान, ठीक है। तो उनके सिद्धांत के संदर्भ में नौसेना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। बढ़िया प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है कौटिल्य का युद्ध दर्शन क्या है और उसके कूटनीतिक विचारों की समीक्षा कीजिए। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि जवाहरलाल नेहरू के नाभिकीय शक्ति, नाभिकीय शांति, सुरक्षा एवं विकास संबंधी विचारों पर प्रकाश डालिए। ये सब प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, आपकी अगर सीरीज में होगा, नहीं तो मैं कुछ प्रयास करूंगा और भी वीडियोस बनाने का जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा। अगला प्रश्न है जॉन फोस्टर डलेस के आणविक भयावहोन के संदर्भ में विचारों की विवेचना कीजिए। हालांकि आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है हमें टाइम ना मिले, लेकिन टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर कुछ कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा अपने तरफ से। मत कहिएगा कि सर जी आपने कहा था इसलिए मैंने नहीं पढ़ा। आप अपनी तैयारी पूरी पढ़ते रहिए, किताब वगैरह से आप सीरीज ले लीजिए, उसी सीरीज से पढ़ लीजिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी कुछ प्रश्नों पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर दी है। चौथा प्रश्न है जॉन फोस्टर डलेस के आणविक भयावहोन के संदर्भ में विचारों की विवेचना कीजिए। और अगला प्रश्न है स्थल युद्ध कला के सिद्धांतों की विवेचना सचल प्रतिरक्षा की उपयोगिता की दृष्टि से कीजिए। तो ये कई प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी बीए 4th सेमेस्टर 2023 का जियोग्राफी में इकोनॉमिक जियोग्राफी का लिखित मॉडल पेपर मैंने दे दिया है। बहुत महत्वपूर्ण यह वीडियो है, आप लोग देख लीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।